Hello, good morning students. This is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda in क्रिया शरीर सब्जेक्ट। और आज हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम, जो हमारी नर्वस सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ है उसके बारे में। आज होगा पार्ट 4। अभी तक हमने जो है नर्वस सिस्टम रिलेटेड उसके टाइप्स, नर्व सेल्स, देन फंक्शन ऑफ CNS कंटिन्यूएशन चल रहा है अभी, जिसमें हमने मेडुला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन जो है वो कंप्लीट किया। और आज हम बात करने वाले हैं डायनसेफेलॉन, देन सेरेब्रम, देन ब्लड सप्लाई, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और बेसल गैंग्लिया। तो इतना अभी हम बात करने वाले हैं। अभी हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने शुरू किया था फिजियोलॉजी ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो उसका ही पार्ट जो है वो आज कंटिन्यूएशन में है। फंक्शन ऑफ डायनसेफेलॉन, यानी कि डायनसेफेलॉन के अंदर दो स्ट्रक्चर आते हैं, एक है थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। तो ये दोनों जो पार्ट है वो ब्रेन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो साइज़ के अंदर बहुत ही छोटे, मगर उसके अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं और इंटेलेक्चुअली और इमोशनली काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारी वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस के साथ कोरिलेट करती है। तो आज हम शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ थैलेमस। फर्स्ट पॉइंट मैं जो है वो बुक के अंदर से अभी रीड कर रहा हूँ, जो हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ क्रिया शरीर फ्रॉम ऑथर ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष रानडे सर एंड प्रोफेसर डॉक्टर RR देशपांडे सर। उनकी बुक में से अभी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से हम थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करेंगे। तो the thing is, all these spatial senses such as taste, touch, auditory and visual sense are carried in the thalamus. In other words, thalamus is a relay station for all these spatial centers except smell. From thalamus, sensation are conveyed to the cerebral cortex. Okay? तो इस पैराग्राफ के अंदर हमने तीन चीज़ें देखी। एक जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, जो सेंसेस लाते हैं, मेन सेंसरी ऑर्गन्स जो 5 होते हैं, मगर इसमें से जो है वो 4 सेंसरी ऑर्गन्स में से जो सेंसेस आने वाले हैं वो थैलेमस से होकर गुजरते हैं। तो वी कैन से इट्स अ रिले सेंटर, यानी कि वहाँ से सेंसरी ऑर्गन्स के जो सेंसेस आने वाले हैं वो थैलेमस में उसके जो नर्व एंडिंग्स है वो टर्मिनेट हो जाएंगे और थैलेमस में से अगेन नया नर्व जो है वो फॉर्म होगा और अल्टीमेटली सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक वो सेंसेशन जाने वाले हैं। यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने जो नर्व एक्शन पोटेंशियल की बात की वो यहाँ से अगेन कंटिन्यू होगा फ्रॉम द थैलेमस टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें वाइवा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो है कि कौन सी सेंसरी ऑर्गन जो है हमारे वो थैलेमस के अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो वी हैव टू रिमेंबर इज़ कि ऑल्फैक्टरी सेंस जो है वो थैलेमस में से नहीं जाती है। ओके, तो ये ध्यान में रखें। अगेन मैं एक बार वो पैराग्राफ रिपीट कर रहा हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ऑल द स्पेशल सेंसेस सच एज टेस्ट, टच, ऑडिटरी एंड विजुअल सेंस आर कैरिड इन द थैलेमस। ओके, तो ये 4 सेंसेस जो है वो थैलेमस के अंदर कैरी होती है और उसके बाद में वो सीधा सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक उसके सेंसेशन जाएंगे। जो पर्टिकुलर सेंटर्स है इस सेंसेस के, उस सेंटर तक, वहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो है वहाँ तक थैलेमस में से इम्पल्सेस है वो जाने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट इज थैलेमस एक्ट्स एज अ इंटरप्रिटेशन सेंटर फॉर सेंसरी इम्पल्सेस लाइक पेन, टेम्परेचर, लाइट, टच एंड प्रेशर। ये 5 फिनोमिना जो है वो हमें लिटरली बाइट करने हैं। वो है पेन, टेम्परेचर, लाइट, टच एंड प्रेशर। ओके,
तो यहाँ से यानी कि थैलेमस इंटरप्रेट करता है कि पेन की इंटेंसिटी कितनी है, पेन कैसा है, टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, लाइट हमारी आइज़ के अंदर कितनी पड़ रही है, टच कैसा फीलिंग हो रहा है, रफ टच है या स्मूथ टच है या फिर प्रिकिंग टच है या कोई भी ऐसे पर्टिकुलरली टच जो है उसका इंटरप्रिटेशन करना वो थैलेमस का मेन फंक्शन है, और प्रेशर एज वेल। तो 5 जो चीज़ें हैं वो उसे हमें याद रखना है, पेन, टेम्परेचर, लाइट, टच एंड प्रेशर। Then third one is anterior nucleus of thalamus is concerned with certain emotions and memory। जैसे मैंने पहले ही बोला कि थैलेमस जो है वो certain memories and emotions के साथ में concerned होता है। तो इमोशनल अगर कोई भी आदमी जो है वो ज़्यादा इमोशनली होता है तो वी कैन अज्यूम कि उसका थैलेमस पार्ट जो है वो ओवर फंक्शनड है। ओके मगर इसमें ध्यान, ओवर फंक्शन इट डजंट मैटर कि फिजियोलॉजिकली कोई चेंज हुआ है या इट टर्न्स इनटू पैथोलॉजिकल कंडीशन, इट्स सिंपली ओवर फंक्शन। जस्ट लाइक कि अगर वात प्रकृति वाला पर्सन है हमारा तो उसका जो थैलेमस होगा वो डेफिनेटली ओवर फंक्शन होगा, तो ऐसा हम उसके डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं। और कफ का जो होगा वो ज़्यादा जो है वो ओवर फंक्शन नहीं होगा, यानी कि नॉर्मल या तो बिलो फंक्शन होगा। अगेन मैं कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, इट्स सिंपली फिजियोलॉजिकल कंडीशन, बिकॉज वी कैन सी कि वात प्रकृति जो है वो पेन, टेम्परेचर और ये जो है उसके असहत्व होते हैं, यानी कि वो सहन नहीं कर सकते। ओके तो वो तुरंत ही रिएक्ट करेंगे, और तभी वो रिएक्शन आ पाएगा जब उनका थैलेमस पार्ट ये जो है इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत जल्दी से करे। और कई बार जो पेन या प्रेशर या टेम्परेचर की जो इंटेंसिटी है जितनी होती है उससे ज़्यादा वात प्रकृति वाला पर्सन जो है वो फील करता है। तो वी कैन से कि वात प्रकृति के अंदर थैलेमस वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव होता है। अगेन इन ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन वी कैन जस्ट डिस्टिंग्विश दिस पर्टिकुलर वर्ड्स कि हाइपर इट डजंट मीन कि उसकी एक्टिविटी हाइपर हो रही और फिजियोलॉजिकली चेंज होकर वो पैथोलॉजी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। देन उसके बाद में हाइपोथैलेमस, थैलेमस के अंदर आई डोंट थिंक कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये पर्टिकुलर सिंगल जो है वो कभी भी आस्क होता है या पूछा जाता है। तो अगर 2 मार्क में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हो, और अगर 5 मार्क में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसका और ज़्यादा डिटेलिंग करके थोड़ा सा आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो, और उसका डायग्राम एंड अलग अलग लोब्स जो है थैलेमस के वो आप बाइट कर सकते हो सेम्बुलंगम जो बुक है फिजियोलॉजी की उसमें से। ओके मगर बेसिक समझने के लिए हमें इतना काफ़ी है, तो आप अगर ज़्यादा पढ़ना चाहो तो आप सेम्बुलंगम में से और ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हो इसके लिए। देन हाइपोथैलेमस जो अभी सेकंड पार्ट है उसका डायनसेफेलॉन का, उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर या ये ज़्यादा बात नहीं कर रहे बिकॉज बेसिक फंक्शंस जो है, क्योंकि अभी हम जैसे कि फिजियोलॉजी का क्लास ले रहे तो बेसिक फंक्शंस हमें पता होने चाहिए। एनाटॉमिकली जो स्ट्रक्चर्स है तो आप उसके लिए और ज़्यादा डिटेलिंग खुद से पढ़ सकते हो। ओके तो इससे आगे फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, तो फर्स्ट थिंग इज लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस कहाँ पे, तो हाइपोथैलेमस इज ए स्मॉल पार्ट लोकेटेड बिलो द थैलेमस। ओके और इसीलिए उसका नाम जो है खुद से ही सजेस्ट होता है कि हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे रहने वाला पार्ट। ओके फर्स्ट फंक्शन उसका, information from external environment came to the hypothalamus via afferent pathways। अभी ध्यान में रखना है कि ऑलवेज जो भी इंफॉर्मेशन या कैरिड आउट होगी बाहर से अंदर की ओर वो डेफिनेटली सेंसरी पाथवेज से होगी या सेंसरी नर्व फाइबर से होगी, तो और उसको इसीलिए अफेरेंट पाथवे भी कहा जाता है। तो अफेरेंट पाथवे जो है
यानी कि जो वर्ड अफेरेंट वो बार बार इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आता रहेगा पूरे नर्वस सिस्टम के दौरान, तो मेक श्योर कि अफेरेंट इज इक्वल टू सेंसरी, तो उसको इस हिसाब से देखने की कोशिश करें, यानी आप उसको भूल ना जाए कि अफेरेंट का मतलब सेंसरी होता है। ओके, देन second is any change in physiological condition is brought to the hypothalamus via afferent pathways, यानी कि कोई भी चेंज अगर फिजियोलॉजिकली बॉडी के अंदर होता है तो वो जो अफेरेंट पाथवेज है उसके थ्रू हाइपोथैलेमस के अंदर वो इम्पल्सेस आते हैं। यानी कि स्टिमुलेशन अगर फिजियोलॉजिकली कोई भी चेंज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज या स्टिमुलस, तो उसकी वजह से वो फर्स्ट सेंसेशन जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर जाता है। और यहाँ से अगर हम एक दूसरा टॉपिक है जो इन बिटवीन आता रहेगा कई सारी सिस्टम्स के अंदर, स्पेशली एंडोक्राइन सिस्टम, वो है नेगेटिव फीडबैक। ओके, तो इनके सिंपल अगर लैंग्वेज में और लेमन लैंग्वेज में समझे उसे, तो अगर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हुआ है या तो आप बहुत ज़्यादा धूप में चले और उसकी वजह से पसीना ज़्यादा हुआ और उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन जैसा फीलिंग हुआ, तो सेंसेस हमारी जो है वो थोड़ी सी डल होने लगेगी और इसकी वजह से कई बार हमारे सेल्स यानी कि सेल्स के थ्रू जो है सेंसेस जो है अफेरेंट पाथवेज से हाइपोथैलेमस में जाएंगे। सेल कॉल करेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है वो कम होने लगा है बिकॉज डिहाइड्रेशन हो रहा है और पसीना ज़्यादा निकल रहा है, तो दे डायरेक्टली कॉल टू दी हाइपोथैलेमस कि भाई जल्दी से आप कुछ करो और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो उसकी वजह से सीधा हाइपोथैलेमस अलग अलग एक्शंस करेगा। पहली एक्शन ऐसी होगी कि वो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो थर्स्ट सेंटर है उसको ट्रिगर करेगा और हमें जो है वो थर्स्ट की फील होगी और उसके बाद में हम पानी को कंज्यूम करेंगे। सेकेंड ऐसी फीलिंग आएगी हमारे टेस्ट बर्ड में कि कई बार ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने की वजह से टंग जो है वो सूख जाती है, तो उसमें थोड़ा सा एज पर आयुर्वेदा भी हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। अम्ल रस जो है वो हमारी टंग जो है वो इनडायरेक्टली सेंस करती है कि हमें चाहिए। तो कभी भी अगर आप डिहाइड्रेशन के अंदर पानी की जगह पे सिंपल अगर लेमन जूस और ऐसा कोई भी जूस वगैरह लेंगे जिसमें अम्ल रस प्रदान है, तो उससे हमारा डिहाइड्रेशन का जो सेटिस्फेक्शन है वो जल्दी से आएगा। ओके, तो इट्स कॉल्ड एज ए नेगेटिव फीडबैक। और ऐसे ही हमारे हार्मोन्स के अंदर भी सीधा ऐसे कॉलिंग सिस्टम होती है। तो क्योंकि किडनी जो है हमारी वो यूरिन फॉर्मेशन करती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी के अंदर वो बाहर निकालती है, मगर एज सच कंडीशन फिजियोलॉजिकली ऐसी है कि हमें डिहाइड्रेशन हुआ है तो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है वो यूरिन से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा बॉडी को लगता है। तो सेम एज इट इज़ हाइपोथैलेमस के ऊपर सेंसेशन जाता है और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ट्रिगर करेगा और उसमें से ACTH नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज़ होगा और सीधा वो हमारे किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड है उसके कॉर्टेक्स पार्ट में से जो हार्मोन निकलने वाला है अल्डोस्टेरॉन वो रिलीज़ होगा और यूरिन फॉर्मेशन जो हो रहा है उसमें से वो डायरेक्टली एक्ट करता है डिस्टल ट्यूब्यूल में, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में। तो वहाँ पे जो वाटर रीएब्सॉर्प्शन हो रहा होगा उसको बढ़ा लेगा, यानी कि Na जो है सोडियम आयन एंड ऑल्सो द वाटर कंटेंट आर गेट रीएब्सॉर्ब्ड एक्सेसिवली। ओके, नॉर्मली जितना रीएब्सॉर्ब होता है उससे ज़्यादा वो रीएब्सॉर्ब हो जाएगा और वो ट्राई करेगा कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट है वो बैलेंस में रहे। तो इस हिसाब से हमारी जो नेगेटिव फीडबैक है उसका मेन हम उसे डायरेक्टली क्रेडिट दे सकते हैं हाइपोथैलेमस को। तो ये समझना है कि any change in physiological condition is brought to hypothalamus via afferent pathway, just like change in water concentration, hormone concentration and change in the body temperature is noticed by the hypothalamus.
हाइपोथैलेमस ऑल्सो कंट्रोल्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि ANS। हाँ, तो जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स है, जितने भी विसरल ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे कि स्टमक से लेकर पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर हमारा हार्ट और लंग्स, ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो है वो जनरली इनवॉल्यूंटरी काम करते हैं। तो उसके अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो मेनली काम में आती है और उसका मेन जो है कमान या मेन पकड़ जो रहती है वो हाइपोथैलेमस से ही रहती है, ये याद रखना है। Then hypothalamus secreted regularly और inhibitory hormones। ओके, तो ऐसे दो प्रकार के हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करता है, एक है सिक्रीटरी और एक है इनहिबिटरी। तो जब भी नेगेटिव फीडबैक चालू होगा तो उसमें जो है वो सिक्रीटरी हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होंगे, और जब भी पॉजिटिव फीडबैक जो है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म अगर ट्रिगर होगा तो उन्हें उसमें इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा। ओके, तो ये याद रखना है दोनों पॉइंट जो है, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो, बिकॉज जैसे ही जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है वाटर कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर, तो अगर वो ठीक रहेगा तो उसके अल्टर में जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर ठीक रहेगा। अगर हमारे डिहाइड्रेशन होता है तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो फॉल करना शुरू कर देता है। तो वाइस वर्सा दोनों चीज़ें हैं। जनरली इट्स नॉट एग्जैक्ट हम बात कर रहे हैं उसके कई सारे और भी व्यूज़ है कि कैसे टेम्परेचर राइज और डाउन होता है। तो दिस इज़ वन एग्जांपल कि वाटर कंसंट्रेशन से बॉडी टेम्परेचर के ऊपर असर होती है। एंड देन इट रेगुलेट्स द फूड इंटेक, और यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है समझना। ओके, फूड इंटेक को जो है वो रेगुलेट करता है। तो अगर हम आयुर्वेदा के साथ में इसको कोरिलेट करें तो आयुर्वेदा में जो है फूड इंटेक का रेगुलेशन जो है वो अग्नि के ऊपर आधार रखा है कि अगर आपकी अग्नि जो है वो अच्छी होगी, यानी अच्छी तरह से अग्नि प्रदीप्त होगी, तो आपका फूड इंटेक अच्छा होगा, और अगर अग्नि प्रदीप्त नहीं होगी तो आपका फूड इंटेक या क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी। ओके, तो इसमें भी हमें ध्यान रखें कि अग्नि सिर्फ अगेन जो काया अग्नि या जठरा अग्नि जो है वो स्टमक के अलावा भी सीधा हमारा ब्रेन के साथ कोरिलेट करती है। तो इसमें भी हाइपोथैलेमस अग्नि का जो है वो काम करता है कि वो अग्नि स्टिमुलेशन का काम करता है, यानी कि अगर फूड इनटेक आप कर रहे हो तो एक सर्टेन क्वांटिटी के बाद में आपको भूख जो है वो बंद हो जाएगी और धीरे धीरे आप सेटिस्फेक्शन वाला जो पार्ट है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो इसमें भी हमारी अग्नि जो है, अगर अग्नि एक लिमिट तक हम खाना खाएंगे तो सेटिस्फेक्शन भी होगा, और अल्टीमेटली जो अग्नि या डाइजेशन अच्छी तरह से होता है उसका एक श्लोका है, उसके अंदर एक शब्द है वो है लघुता। ओके, आप खाने के बाद में लघुता फील करते हो, यानी कि लाइट फीलिंग जो है वो होती है। अगर आप खाने के बाद में हैवीनेस या डिजीनेस फील करते हो या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है आपको, इट मीन्स आपने ओवर ईटिंग ऑलरेडी कर दी है। डजेंट मैटर कौन सी सीज़न चल रही है, मगर आपने ओवर ईटिंग डेफिनेटली की है, वो तय है। ओके, और वो दिखाता है कि हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो हम थोड़ा सा अच्छी तरह से कंट्रोल में नहीं कर रहे, या तो फिर अच्छी तरह से हमारी अग्नि जो है वो हाइपोथैलेमस के ऊपर काम नहीं कर रही। ओके, तो ये कोरिलेशन हमेशा ध्यान में रखें क्योंकि आगे जाके जब भी आपको पेशेंट को देखने में आएगा तो यहाँ पे आपको हार्मोन्स भी सीधे इफेक्टेड होंगे जब आप फूड इंटेक करते हो या सिंपल इंडाइजेशन होता है। और सेकेंडरी जो है वो क्रेनियल नर्व्स, इसके अंदर 10वीं जो क्रेनियल नर्व है वेगस, वो अल्टीमेटली डाइजेशन और पर्टिकुलरली हमारी जो मोटिलिटी होती है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है, और सभी कुछ डिपेंड करता है हमारे वेगस नर्व के ऊपर। तो वेगस नर्व भी हम अग्नि के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं उससे। ओके, तो ये हाइपोथैलेमस एंड क्रेनियल नर्व में से 10th क्रेनियल नर्व इज वेगस नर्व, वो दोनों जो है वो सीधा डाइजेशन के अंदर इफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमें ये दोनों चीज़ें ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और दैट्स वाई ओनली बिकॉज
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वो काम कर रहा है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस के अंडर में आता है। और इसीलिए अगर आप आयुर्वेद के अंदर अगेन रिपीटेशन में जाओ आगे, तो उसके अंदर भोजन विधि बताई गई है, क्रिया शरीर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो तन्मना भुंजित उसके अंदर एक वर्ड आता है, तो उसमें कई सारे वर्ड है, जैसे उष्णम स्निग्ध यानी गर्म खाना चाहिए, स्निग्धम स्निग्ध यानी थोड़ा सा ऑयली खाना चाहिए। तो ये सारे जो रूल्स है जिसमें बोला जाता है आहार विधि विशेषतायन नहीं मगर आहार विधि विधान, ये याद रखें। कई बार स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, आहार विधि विशेषतायन एंड आहार विधि विधान। तो ये आहार विधि विधान जो है उसके अंदर लास्ट में बोला गया है तन मना भुंजित, ओके, यानी कि आपका मन जो है वो खाने के अंदर टोटली एब्सॉर्ब होना चाहिए और टोटली उसके ऊपर कंसंट्रेशन करके ही हमें खाना लेना चाहिए। तो हाइपोथैलेमस जो है वो एक्चुअली वर्क करेगा, उसका जो मेन काम है फूड इनटेक का। तो एक सर्टेन टाइम के बाद जो है हमारा हाइपोथैलेमस ट्रिगर हो जाएगा, और वहाँ पे जो हंगर पॉइंट रहता है, हंगर सेंटर रहता है, वो अल्टीमेटली स्टिम्युलेट हो जाएगा और फिर हमें सेटिस्फेक्शन की एक फीलिंग आएगी। तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और दैट्स व्हाई ओनली आयुर्वेदा में जो एडमिनिस्ट्रेशन किया है वो अभी ऑलरेडी कई सारे सिद्धांत साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं, या तो फिर डेफिनेटली नियरर फ्यूचर में वो प्रूव हो जाएंगे। तो कभी भी आयुर्वेद के सिद्धांत को ऐसे ही मत लेना कि आप ये तो सिर्फ हाइपोथेटिकली लिखा हुआ है और इसकी वजह से वात पित्त कफ तो कुछ दिखते नहीं है, और दांतों भी वगैरह भी कुछ एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि क्या बात हो रही है। मगर हमेशा इतने मेरे स्टूडेंट्स को एडवाइस रहती है कि आप जब भी आयुर्वेद को पढ़ो, आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह ही पढ़ने की कोशिश करना। डेफिनेटली आपको कोरिलेशन करना है, मगर उतने एक्सटेंट पे नहीं कि आप आयुर्वेद को भूल जाओ और सिर्फ मॉडर्न का ही आपको पता हो, ओके। तो ये जो कोरिलेशन मैंने अभी बताया वो आपको कहीं पे भी कोई भी बुक के अंदर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कई पॉइंट्स मिस किए हैं, तो यू कैन रिवाइज दिस ऑडियो, उसे बार बार सुनने की कोशिश करें और कोरिलेट करने की कोशिश करें कि हमारा आयुर्वेद और नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे साथ में चलता है, ओके। तो ये थोड़ा सा सोच विचार करके देखना है, और हमेशा जब भी आयुर्वेद या मॉडर्न पढ़ रहे हो आप, हमारा बेस आयुर्वेद ही रहना चाहिए। मॉडर्न हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे रिपोर्ट्स वगैरह आएंगे हमारे पास में, पेशेंट्स जो भी लेकर आएंगे, तो उसमें ऐसी टर्मिनोलॉजी ना हो जो हमें पता ना हो, ओके। और बेसिक फिजियोलॉजी जो है वो हमें पता होनी चाहिए, पर्टिकुलर ऑर्गन की, पर्टिकुलर सिस्टम की, ओके। तो इसकी वजह से ही हम मॉडर्न पढ़ रहे हैं, और कोई मेन पार्ट नहीं है, बिकॉज इसके आगे आपको कहीं पे भी ये फिजियोलॉजी पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, स्पेशली मॉडर्न फिजियोलॉजी। तो जो भी है आप थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, न कि सिर्फ एग्ज़ाम पास आउट करने के लिए, बिकॉज एग्ज़ाम पास आउट करना इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ईज़िली वो पास हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, ओके। दो आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत एफर्ट्स है, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरीके से अगर पढ़ोगे तो बहुत ही आराम से आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हो, ओके। The next point is hypothalamus is responsible for the hunger sensation. तो अगेन जैसे मैंने बोला कि हंगर सेंसेशन तभी होता है जब हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है, और तभी हाइपोथैलेमस के अंदर वो ट्रिगरेशन आएगा, स्टिमुलेशन होगा, और अल्टीमेटली जो है वो भूख का एहसास होगा हमें। देन सटाइटी सेंटर ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस, और वी कैन से उसका छोटा भाई या छोटा भाट जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी होता है। तो सटाइटी सेंटर जो है अल्टीमेटली खाना शुरू करने के सर्टेन टाइम बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन का फीलिंग होता है, कि सही क्वांटिटी बॉडी के अंदर गई है, उसके बाद में भी हमें खाना बंद कर देना चाहिए। तो ये जो फीलिंग है हमारे अगेन आयुर्वेद के हिसाब से अग्नि के ऊपर डिपेंड रहता है। देन नेक्स्ट वन इज़ थर्स्ट सेंटर ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। जैसे मैंने बोला नेगेटिव फीडबैक के अंदर इट्स वेरी नेसेसरी थिंग। जब भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है तो यही सेंटर जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। Then walking state and sleeping pattern are maintained by the hypothalamus, okay. It also maintains the biological rhythm and also the sexual behavior,
तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा और आयुर्वेद के साथ कोरिलेट करना है। बायोलॉजिकल रिदम यानी कि नेक्स्ट ऐसा वर्ड भी है सिरकाडियन रिदम, जिसे हम कह सकते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर 5 मार्क के अंदर आ सकता है सिरकाडियन रिदम। तो जस्ट रिमाइंड इट दैट पर्टिकुलर नेम कि क्या होता है, और या तो फिर बायोलॉजिकल रिदम। तो उसको आपको अगर एक्सप्लेन करना शुरू करना है तो हाइपोथैलेमस इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको फर्स्ट मेंशन करना है, कि यहाँ से ही आपको जो है वो पूरी बातें समझानी है। ओके, तो बायोलॉजिकल रिदम या सिरकाडियन रिदम जो है उसको हम कैसे समझेंगे, तो जैसे कि सुबह उठते हैं, ओके, देन सुबह जैसे ही हमारी आंखें खुलती है, कब खुलती है, तो यहाँ से हमारी बायोलॉजिकल रिदम जो है वो शुरू होती है। ओके, जैसे ही हमारा शरीर फील करता है कि उजाला हो गया यानी कि सनराइज़ हो गया है, ओके, तब वो डेफिनेटली खुद यानी कि नेचुरली वो उठना चाहता है, बिकॉज ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन इन द ब्रेन और द हाइपोथैलेमस, ये दोनों फंक्शन इसके ऊपर करते हैं। तो उसकी वजह से हमें उठने की एक इच्छा नेचुरली होती है, मगर कई बार बिकॉज ऑफ लेजीनेस वी आर ओवरवेल्म और उसको नहीं करते, वो अलग बात है। मगर नेचुरली हमारी बायोलॉजिकल रिदम जैसे ही सुबह होती है, सनराइज़ होती है, हमें उठने का एक अलार्म सेट कर देती है और हमें उस वक्त उठना है वैसा वो चाहती है। उसके बाद में सर्टेन टाइम के बाद जब एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, जस्ट लाइक कि सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो उस वक्त हल्की सी आपको भूख लगेगी। दैन दोपहर में सेम बहुत ज़्यादा यानी कि भूख की इंटेंसिटी होगी वो सुबह से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। देन शाम को अगेन जो भूख की इंटेंसिटी होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी दोपहर के कंपैरेटिव में। देन रात को अगेन जैसे ही जो है वो शाम ढलती है या सनसेट हो जाता है या ना अंधेरा छा जाता है, तब हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड हाइपोथैलेमस ये दोनों ट्रिगर हो जाते हैं और फिर हमें नींद का एहसास लाते हैं। ओके, अभी आप देखो कि आपका जो 24 आवर का जो सिस्टम है वो फिक्स रहता है। ओके, सुबह उठना, खाना पीना और सो जाना, तो ये जो पूरा टाइम वाइज जो है वो फिक्सेशन है उसको बोला जाता है सिरकाडियन रिदम या बायोलॉजिकल रिदम। अगर आपने इनकेस ट्रैवलिंग की, हाँ, अब्रॉड या यूएसए या जस्ट लाइक ऐसे कुछ आपने ट्रैवलिंग की, तो आप अगर देखोगे तो सर्टेन टाइम के लिए जो लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो सर्टेन टाइम के लिए उनको 1 या 2 दिन जेटलैग जैसा महसूस होगा। जेटलैग दिस इज़ अ वर्ड जो हमारी बायोलॉजिकल रिदम को डिस्टर्ब करता है। ओके, तो जैसे ही हमने फ्लाई ओवर करी, वहाँ पे हमने फ्लाई ओवर थोड़े ही घंटे में कर ली, मगर वहाँ पे जैसे कि नॉर्मल हमारा जो दिन होता है 6 बजे हम उठ जाते हैं, मगर वहाँ पे अगर आप जाओगे तो हमारा जो 6 बजे वाला पार्ट है वो कभी कभी वहाँ पे लेट नाइट में हो सकता है या दोपहर में वो हो सकता है, तो हमारी जो पूरी रिदम है वो चेंज हो जाती है। ओके, तो ये जेटलैग वाला पार्ट जो है वहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बिकॉज ऑफ जेटलैग और लंबी ट्रैवलिंग के बाद हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा सा अभी तालमेल नहीं बिठा पाता और उसकी वजह से हमारी पूरी बायोलॉजिकल रिदम जो है वो चेंज हो जाती है। ओके, तो ये बहुत ही ज़रूरी है उसको कोरिलेट करना और ध्यान रखना। और द सेम थिंग आयुर्वेदा के अंदर भी कही गई है। तो कई बार अगर आपको वाइवा में या एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि सिरकाडियन रिदम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा या तो बायोलॉजिकल रिदम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत्य मध्याधिगाः, ये जो श्लोक है आपको वो बाहर होना चाहिए और उसके अंदर ये पहले श्लोक लिखना है और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो वयो अहो रात्रि भुक्ता नाम। ओके, तो ये 4 उन्होंने टिपिकल कंसर्न बताए हैं। वय अहो यानी दिन, रात्रि और भुक्त यानी कि खाने का टाइम। तो यहाँ पे उन्होंने बाद में बोला है वयो रात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य आदि कहा। ओके, तो वय जो है उसके अंदर अंत यानी कि हमारी एज जो है वो लेटर एज यानी कि एजेड पर्सन या तो 60 के बाद की जो एज है हमारी वो उसके अंदर वायु दोष जो है वो प्रिडोमिनेंट होता है। मध्य के अंदर यानी 25 से 60 तक हमारा पित्त दोष प्रिडोमिनेंट होता है और बिफोर 25 जनरली जो है वो कफ दोष जो है वो प्रिडोमिनेंट होता है।
देन वैसे ही दिन और रात की बात है, जैसे दिन के अंत में यानी कि शाम का टाइम है या तो आफ्टरनून के बाद का जो टाइम है, इन एंड जनरली अगर हम उसे समझने की ट्राई करें तो दोपहर 2 से 6 बजे का जो टाइम है वो अंत का टाइम होगा दिन का। तो उसमें वायु प्रदान होगा। मध्य यानी सुबह 10 से लेकर दोपहर में 2 बजे तक पित्त का टाइम होगा, और सुबह 6 से सुबह 10 बजे का जो टाइम होगा वो कफ का टाइम होगा। और सेम एज रात्रि में शाम के 6 से रात के 10 बजे तक कफ का टाइम होगा, रात्रि 10 से रात में 2 बजे तक पित्त का टाइम होगा, और रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे तक वात का टाइम होगा। वो जनरली हमें इस हिसाब से समझना है। और वैसे ही भुक्तम है, यानी कि अगर हम खाना खाने बैठे यानी आदि वाला पार्ट जो है उसमें उस वक्त कफ प्रिडोमिनेंट होगा। जैसे ही खाना शुरू करते हैं और उसके थोड़े टाइम बाद जो है वो पित्त एग्रेवेट होना शुरू हो जाता है, और सर्टेन टाइम के बाद यानी कि खाने के बाद में जब डाइजेशन शुरू होता है तब पित्त का काम चलता ही है, और उसके बाद में जब डाइजेशन ख़त्म हो जाता है तब वायु का पार्ट जो है वो शुरू होता है। तो इस हिसाब से प्रीफिक्सेशन जो है वात पित्त और कफ का स्मॉल क्वांटिटी के अंदर एग्रीवेशन जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो एग्रीवेशन जनरली नहीं बोल सकते, मगर जस्ट लाइक कि उस वक्त वो दोष का प्राधान्य मिलता है हमें शरीर के अंदर। इन केस अभी ये सर्काडियन रिदम भी जनरली चेंज हो सकती है जस्ट बाय दी ऑल्टरिंग आवर फूड हैबिट्स। ओके, अगर हम लेट नाइट तक बहुत ज़्यादा जगेंगे तो जो पित्त का प्राधान्य होगा वो टर्न्स इनटू पित्त वृद्धि। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। तो जिनका भी अगर आपने इन एग्जांपल में ऐसा देख सकते हैं कि जो भी लोग लेट नाइट ड्यूटी करते हैं जॉब में अंदर, या तो पूरी नाइट जो है ओवरनाइट ड्यूटी करने की अगर बारी आती है तो उन लोगों के अंदर कॉमनली कॉमनली जो है वो पित्त वृद्धि जो है वो मिलती है, और पित्त रिलेटेड डिसीजेज जो है उनको मिलते हैं। और वैसे ही जो लोग दोपहर में सो जाते हैं जो जनरली एडवाइजेबल नहीं है, तो उनको भी कफ और पित्त के जो है वो डिसीजेज मिल सकते हैं। तो ये अगर हम हमारी जो सर्काडियन रिदम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा है अगर वो लगातार चेंज करते रहे तो भी हमारे शरीर के अंदर कई ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें कि हाइपोथैलेमस यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये पूरा सर्काडियन रिदम इज डिपेंड्स ऑन हाइपोथैलेमस फंक्शनिंग। ओके, तो आज हमने जो बात करी है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बारे में, उसके फंक्शनिंग के बारे में और उसका आयुर्वेद कोरिलेशन के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, नर्वस सिस्टम पार्ट 4 लेक्चर सीरीज़। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो है पार्ट 5, और उसके अंदर हम सेरेब्रम के बारे में बात करेंगे जो सबसे लंबा टॉपिक है इन CNS, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर फंक्शनिंग होती है कंपेयर टू दी अदर सेरेब्रल पार्ट्स यानी ब्रेन CNS पार्ट्स। तो इतना स्टूडेंट्स को हमेशा ध्यान रखने, अगेन मैं फिर से एडवाइस कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जब भी आप पढ़ने की कोशिश करो आयुर्वेदा, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले आयुर्वेदिक फिनोमिना क्लियर रखने की कोशिश करें, देन आप मॉडर्न को पढ़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिकॉज़ अगर आप मॉडर्न के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशराइज करते हो, क्योंकि अभी के बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिकॉज हम डॉक्टर बनने वाले हैं तो उनको थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन ऑफ डॉक्टर वो ज़्यादा पसंद आता है। ओके, क्योंकि जब तक स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रेन इसकी बातें नहीं होती उनको तब तक फील नहीं आता कि हम डॉक्टरी पढ़ रहे या ऐसा कुछ। तो उन सभी बच्चों को मैं पहले ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप फ्यूचर में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बेटर कि आप जो हमारा आयुर्वेद पोर्शन है वो पहले क्लियर कर लो पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में, एंड देन आप जो है वो मॉडर्न पढ़ने जाओगे तो उसमें आपको बहुत ही इजी वे पे अंडरस्टैंडिंग होगी और आसानी से आप उसको कोरिलेट करके क्लिनिकल वे पे उसको
मेमोराइज़ कर सकते हो। तो ये मेरी ख़ास एडवाइस रहती है अपने सारे स्टूडेंट्स को। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जितना हो सके उतना उसे वायरल करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कि राइट नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आयुर्वेद के बारे में मिलता रहे। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आते होंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, MD Ayurveda, Kriya Sharir. Thank you so much.